और शुरुआत करेंगे बेहद अहम खुशी की खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने शानदार मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में रिसाई हासिल कर ली है। आज मुनक़िदा बैडमिंटन विमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार मुजाहरा करते हुए जापानी खिलाड़ी को घर का रास्ता दिखा दिया। क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने जापानी खिलाड़ी को 21-13, 22-20 के फर्क से शिकस्त दी। हम पीवी सिंधु को कंग्रेचुलेशंस बोलती हूँ और ऑल द बेस्ट भी बोलती हूँ। इसलिए हम 2021 में सेमीफाइनल्स में एंटर हुआ था और आई होप पीवी सिंधु ने हमारे देश के गोल्ड मेडल लाता है। इसलिए बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल एंड आई होप शी विल प्रूव दैट। थैंक यू। जो है बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ पीवी सिंधु को और पूरे हिंदुस्तानियों को कि पीवी सिंधु ने हमारा नाम जो है ना बहुत रोशन किया। एक तमन्नाएं और दुआएं रखता हूं कि पीवी सिंधु ये साल जो है गोल्ड लाए और हमारे पूरे लड़कियां जो है ना इसको एक इंस्पिरेशन लेते हुए आगे बढ़े और नथिंग कैन स्टॉप। ओके, स्काई इज़ ओनली द लिमिट। ओके, तो इस मिसाल लेते हुए आगे बढ़े। शहर हैदराबाद की तरफ से मुबारकबाद देते हैं हम पीवी सिंधु को और उम्मीद करते हैं कि शहर के लिए ना बल्कि शहर के लिए हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स भी आएगा और मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हम मुबारकबाद देते हैं कि और मेडल्स इंडिया के लिए लाए और बेहद खुशी की बात है। और उनके कोच को भी मुबारकबाद देता हूं जो इतना अच्छा इनको ट्रेन कर हिंदुस्तान को एक इज़्ज़त अफजाई का मौका दे रहे हैं सारे वर्ल्ड के अंदर और उम्मीद करते हैं कि और भी मेडल्स हिंदुस्तान को आए और गवर्नमेंट से भी उम्मीद करते हैं कि रूरल स्पोर्ट्समैन्स को और स्पोर्ट्स फर्टर्निटी को मदद पहुंचाए आगे। ऐसे मेडल्स लाते रहेंगे अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट उनको मिलते रही तो। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि पीवी सिंधु एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जो कि हैदराबाद से है, तो इस चीज़ जो उन्होंने कामयाबी हासिल की रिसेंटली, ये सब एक एनकरेजमेंट है, एक इंस्पिरेशन है, एक प्रोत्साहन है जो आने वाले जनरेशन के लिए जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में स्पेशली गर्ल्स स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्टेड है, मेरी रिक्वेस्ट है इन स्पोर्ट्स के पेरेंट्स से, जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है इनके पेरेंट्स से कि ये अपने बच्चों को एनकरेज करिए, प्रोत्साहन करिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ताकि वो भी एक दिन पीवी सिंधु की तरह अपना नाम रोशन करे। टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट एम कविता को हाईकोर्ट ने राहत दी है। 2019 में होने वाले आम इंतखाबात में वोटर्स में रकम तकसीम करने के इल्जामात का सामना कर रही टीआरएस एमपी को हाईकोर्ट ने ये राहत दी है। अवामी नुमाइंदों के मुकदमात की समाअत के लिए कायम की गई खुसूसी अदालत ने टीआरएस एमपी को 6 माह की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया था, जिसे टीआरएस एमपी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट एम कविता महबूबाबाद हल्का पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करती हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट इफ्तिकार अहमद साहब। इफ्तिकार अहमद साहब, आपका बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे और हम आपसे यही जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट एम कविता को हाई कोर्ट से अभी राहत मिल गई है। जी जी, पहली बात तो ये है कि ये जो केस है ये महबूबाबाद में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन, उस वक्त इनके ये जो मालोतु कविता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, और यानी पुलिस का ये कहना है, यानी जो उस वक्त एक टास्क फोर्स बनी थी जो इलेक्शन में जो मंडल ऑफिसर वगैरह की, जो एक लड़के को पकड़ी जिसका नाम अरशद अली कुछ नाम था, वो लड़का जो है 500 रुपए की नोट किसी वोटर को देते हुए पकड़ा गया और उसका ये स्टेटमेंट था कि ये पैसे कविता ने दिए हैं मुझे बांटने के लिए, यानी मालूतु कविता ने दिए हैं। तो उसके स्टेटमेंट के आधार पे जो है उस वक्त वहाँ पर एक केस बुक कर दिया गया था। ये पहले तो महबूबाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में ये केस बुक किया गया था, मगर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से कि जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एक ही कोर्ट में हैदराबाद में स्पेशल कायम किया जाए, तो केस को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि 5-6 दिन पहले जो है जजमेंट आया था कि इनको सजा हुई है 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 1,000 रुपये जो है जुर्माना आयद किया गया था जी जी आईपीसी की 171 धारा के तहत जी।
और जब कभी भी ये 3 साल से कम की जितनी भी सजाएं होती हैं तो उसके अंदर कोर्ट कुछ जो है 1 महीने का वक्त देती है जो भी मुलजिमीन है उनको कि वो इसके खिलाफ जो है अपील कर सकते हैं हाईकोर्ट में। तो इस सिलसिले में मालतू कविता ने तेलंगाना हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया। तो आज जो है तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक सबसे बड़ी राहत उनको देते हुए ये जो फैसला था निचली अदालत का जो स्पेशल कोर्ट की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की, उस फैसले के ऊपर रोक लगा दी है। ये एक इंटरिम ऑर्डर है। तो अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा तबसरा इसलिए भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सब जुडाइज मामला है। तो अभी फिलहाल तो इनको एक बहुत बड़ी राहत है और आने वाले दिनों में, क्योंकि ये केसेस में ऐसा होता है कि जो पैसों का जो लेन देन है, जो ब्राइबरी 171 IPC के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका इसके अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कविता मैडम का, जो मालूतू कविता वहाँ की महबूबाबाद की MP है। तो ये एक लड़का है जिसके स्टेटमेंट के ऊपर ये केस बुक किया गया था। हो सकता है कि यानी पहले प्रेमा फेसी के अंदर हाईकोर्ट ने ये देखा होगा कि इसके अंदर कोई ज्यादा जान नहीं है इस केस में, तो इसके ऊपर जो है स्टे लगा दी है। तो देखेंगे कि आइंदा चल के क्या होता है। जी इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम तर तज्जिए के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट इफ्तिखार अहमद साहब जो कि इस मामले पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 623 नए मामले देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,11,947 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 623 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल रियासत भर में कोरोना से 3 मरीजों की मौत की खबर है। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 70 नए मामले देखे गए। जिला करीमनगर में 68, वरंगल अर्बन में 67, जबकि जिला नारायणपेट में कोरोना का एक भी मामला नहीं देखा गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में खाली होने वाली काउंसिल की नशिस्तों को बहुत जल्द पुर करने की कोशिश में है। आइंदा हफ्ते एलामिया जारी होने की उम्मीद है। MLA कोटे की 6 और गवर्नर कोटे की 1 MLC नशिस्त को बहुत जल्द पुर किया जाएगा। हुक्मरान जमात TRS तमाम तबकात की नुमाइंदगी पर गौर खौस कर रही है। पद्मा संभाग कम्युनिटी की जानिब से EL रामन्ना को मौका दिया जा सकता है। इसी तरह साबिक MLC गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, साबिक वजीर के श्रीहरी, फरीदुद्दीन चोपल्ली कृष्णा राव भी दौड़ में शामिल हैं। इसी तरह BC कम्युनिटी से साबिक विप के प्रभाकर और PL श्रीनिवास के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने और बड़े बड़े इनामात देने का झांसा देने वाली 2 रुकनी साइबर क्राइम की टोली का पर्दाफाश किया गया। इस सिलसिले में रचकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें एक शख्स का ताल्लुक नाइजीरिया और दूसरे का बिहार से बताया गया है। गिरफ्तार शुदा दोनों अफराद के कब्जे से कई सेलफोन, स्वाइप मशीन्स, 13 चेकबुक, 65 ATM कार्ड और नकद रकम को जब्त किया गया। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दोनों अफराद हिरासत में हैं, इनसे तफ्तीश जारी है। जॉब फ्रॉड, गिफ्ट फ्रॉड और मैट्रिमोनियल फ्रॉड, ये 3 फ्रॉड का कनेक्टेड क्राइम नंबर 44, क्राइम नंबर 140 और क्राइम नंबर 206 से साइबर क्राइम के 3 केसेस इसमें डिटेक्ट हुए। जिसको अरेस्ट किया है वो नाइजीरिया का रहने वाला फिडेलिस ओबिना 27 इयर्स और उसका साथी अनिल कुमार पांडे, ओरिजिनल मुजफ्फरपुर बिहार लेकिन दिल्ली में है अभी। दोनों को अरेस्ट करके इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 13 चेकबुक, 65 डेबिट ATM कार्ड, 19 स्वाइपिंग मशीन, नाइजीरियन पासपोर्ट की कॉपी और बैंक में इनके अकाउंट में 6,27,129 रुपए फ्रीज किए हमने। इसके साथ साथ इनके पास से 30,000 नगद भी हमने बरामद किया है। मुल्क में तालीम निस्वा की अलंबरदार और लड़कियों की अव्वलीन स्कूल की बानी सावित्री बाई फुले को सभी जानते हैं, लेकिन सावित्री बाई फुले के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इल्म की शमा रोशन करने वाली अव्वलीन ट्रेंड मुस्लिम टीचर फातिमा शेख को कम ही लोग जानते हैं। तेलंगाना के एक तेलुगु राइटर सैयद नसीर अहमद ने फातिमा शेख की जिंदगी और इल्मी कारनामों पर अंग्रेजी में एक किताब शाये की है।
पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 18वीं सदी में हमारे मुल्क में तालीम निस्वा का तसव्वुर मुहाल था। लड़कियों की तालीम को गुनाह तसव्वुर किया जाता था और ऐसे हालात में मुसल्लह कौम और समाजी जुहदकार ज्योतिबा फुले ने उनकी अहलिया सावित्री बाई को जेवर तालीम से आरास्ता करके इन फरसूदा रिवायात की अमली तौर पर मुखालिफत कर डाली और फिर एक चिराग से कई चिराग रोशन होते चले गए। लेकिन उस दौर में ये सब कुछ इतना आसान हरगिज नहीं था। सावित्रीबाई का समाजी बाइकॉट और नान नुफ्का बंद हो गया। इन हालात में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख फुले खानदान के हमदर्द के रूप में सामने आए। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले से तालीम हासिल की और फिर जिंदगी भर उनके साथ इस जुहद मुसलसल में शामिल रही। ये हिस्टोरिकल घटना मैं मानता हूँ कि 150 साल पहले जबकि लेडीज़ महिलाओं को शिक्षा लेना एक गुनाह माना जाता था, उस समय फातिमा शेख ऋषि एक महिला आगे आती है और वो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री माता फुले के हाथ मजबूत करती है और उनके कंधे को कंधा मिला के एजुकेशन का जो बेसिक काम है उसमें अपना योगदान देती है। नासिर साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, हालांकि ये तेलुगु से वाकिफ़ है, फिर भी ये अपने इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में ये बातें रखते हैं और आज तमाम हिंदुस्तान के भाषाओं में इस किताब का ट्रांसलेट हो रहा है। इसलिए मैं सभी को ये चाहूँगा कि ये किताब जो फातिमा का जो योगदान है वो हमारे मुस्लिम समाज में आना ज़रूरी है। तारीख के जानकारों के मुताबिक 1 जनवरी सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में लड़कियों के अवलीन स्कूल की जब बुनियाद रखी गई तो उस वक्त स्कूल की बानी सावित्रीबाई फुले के साथ शाना बशाना काम करने वाली खातून टीचर की हैसियत से फातिमा शेख उनके हमरा मौजूद थी। फातिमा शेख ने तालीमी निस्वा के साथ बेवाओं के निकाह, उनकी बाज़ाबातकारी और ख़वातीन के हुकूक के अलावा अदम मसावात के खिलाफ भी अमली इक़दामात किए। फातिमा शेख पर अंग्रेजी में किताब शाये हो गई, लेकिन इसे अलमिया ही कहा जाएगा कि उर्दू और दीगर ज़बानों में फातिमा शेख पर कोई काम नहीं किया गया। उस्मान शेख ने स्कूल शुरू करने के लिए अपना घर दिया, मकान दिया रहने के लिए, और उससे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले को स्कूल से छुड़ा दिया गया था। तो मुंशी गफ्फार बेग ने दोबारा उनको उनके वालिद से कहकर स्कूल में दाखिल करवाया। तो मैं जो समाजी तहरीकें हैं महात्मा फुले के नाम पर चला जाती है मुल्क के अंदर, मैं उनसे कहूँगा कि जहाँ भी आप नाम ले सावित्रीबाई फुले का और महात्मा ज्योतिबा फुले का, तो वहाँ इन दोनों बहन को ज़रूर याद करें। औरंगाबाद में किताब की इजराई तकरीब में शुरका ने किताब के मुसन्निफ की काविशों की बेहसताइश की और इस बात पर भी जोर दिया कि मुसल्लह कौम फातिमा शेख के कारनामों को उजागर करने के लिए रिसर्च स्कॉलर्स को बीड़ा उठाना चाहिए। ये हमारा अलमिया ही है कि हम अपने हकीकी हीरोज को फरामोश कर देते हैं, जबकि उनके कारनामे सुनहरी लफ्जों में तहरीर किए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18